हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर किसी भी एग्जाम में हम मेंस को कैसे लिख सकते हैं। किसी भी एग्जाम से क्या मतलब कि भाई लॉ से संबंधित कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे एपीओ का हो सकता है, जुडिशरी का हो सकता है, एचजेएस का हो सकता है, या अन्य कोई भी एग्जाम हो सकते हैं जो लॉ से संबंधित हैं और वहां पर मेंस पूछा जाता है, अर्थात वहां लिखवाया जाता है। तो उस दशा में हम मेंस को कैसे लिख सकते हैं, इसी के संदर्भ में आज की वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सरदर्द होता है वो मेंस को लिखते होता है। स्टूडेंट क्या होते हैं, प्री तो निकाल लेते हैं, या हम कहीं प्री तो पढ़ लेते हैं, आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। कई गाइड्स हैं, उनको आप लगा के या आप टेस्ट सीरीज लगा के ये काम हो जाता है। लेकिन गाड़ी कहां हमारी फंसती है, वो फंसती है हमारी मेंस में। अब हमें एक चीज नहीं समझ में आता कि भाई मेंस पे लिखना कितना है, क्या लिखा जाए, क्या एक ही टॉपिक में कई क्वेश्चन बनाकर फिर उसका आंसर लिखें, या हम किस तरह मेंस को लिखें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकूं, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर मेंस हम कैसे लिख सकते हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में अभी जो एग्जाम हम लोगों के सामने है वो कौन सा है, वो यूपी एपीओ है, बिहार एपीओ आने वाला है, ठीक है। तो यूपी एपीओ कब हो सकता है, प्री आपका हो सकता है फरवरी लास्ट तक या मार्च में हो सकता है, ठीक है। ये आपका डेट हो सकती है। और यदि फरवरी लास्ट या मार्च तक आपका प्री हो रहा है तो यहां यूपी एपीओ में मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा, आप खाली खाना पूर्ति करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्री निकालने से खाली कुछ नहीं होगा, आप मेंस की भी रणनीति लेते हुए साथ में साथ चलिए। अभी मैं यूपी एपीओ का जो आपका 16 माइनर एक्ट है मेंस में, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें मैं पहला आपका एक्ट पढ़ा रहा हूं, एससी एसटी एक्ट, जो कि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज ही से स्टार्ट होना था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें मैं आपको यह बता सकूं कि मेंस को आखिर लिखते कैसे हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपका आता है कि सर ये एक वीडियो बनाइए कि मेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो उसी पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और यदि आपको एससी एसटी एक्ट की क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप 16 माइनर एक्ट एक साथ ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे सिंगल सिंगल पढ़ना है तो आप सिंगल एक्ट का ही पे करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं मेंस की, कैसे लिखा जाए मेंस। देखिए, कुछ चीजें हमने यहां पर लिख दी हैं कि ताकि आपके समय की बचत हो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन मेंस में अलग अलग तरह के आते हैं। कैसे आते हैं, कुल हमने 5 टाइप के यहां पे क्वेश्चन लिखे हैं। कैसे कैसे आएंगे, पहला डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे सीधे या हम कहें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए दुष्प्रेरण क्या होता है या चोरी क्या होता है। ये सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन का नेचर। दूसरा आपका शॉर्ट नोट्स से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि संक्षिप्त विचारण का आप उत्तर दीजिए, संक्षेप में दीजिए, या किसी भी ट्रायल का समरी ट्रायल हो गया या वारंट ट्रायल हो गया, उसका संक्षेप में बताइए, या उद्यापन किसे कहते हैं संक्षेप में बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तीसरा कौन सा हो सकता है, डिफरेंस बताने के लिए आ सकता है कि बताइए चोरी और उद्यापन में क्या अंतर होता है, या लूट और डकैती में क्या अंतर होता है, हत्या आपराधिक मानववध में क्या अंतर होता है। ऐसे अंतर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां क्या होता है, यहां राय पूछी जाती है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इससे संबंधित आप अपनी राय दीजिए, या संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट में आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि दृष्टांत और केस लॉ पे आधारित होता है। तो एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। पहला
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या हम इसी को कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। ये पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब इस समय जो है हाल फिलहाल में क्या है कि डायरेक्ट कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कभी भी आपका चेंज हो सकता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो एक ट्रेंड चलता है कि भैया इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी जींस की पैंट चल रही है, कौन सा शर्ट चल रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड जो होता है ना, समय के अनुसार वो चेंज होता रहता है, और ऐसा नहीं है कि पहले जो ट्रेंड चला है वो बाद में वही दोबारा नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यहां भी है कि ऐसा नहीं है कि जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पहले पूछा जाता था वो अब आने वाले एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी ड्यूटी क्या होगी, ये पूरा आप तैयार करके जाएंगे। कैसा तैयार करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन बेस्ड कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी आपके परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लिया कि चोरी क्या होती है, ठीक है, चोरी के आवश्यक तत्व बताइए, तो ये सब क्या है डेफिनेशन बेस्ड। दुष्प्रेरण क्या होता है उसके विषय में बताइए, तो ये सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। सेकेंड आइए, शॉर्ट नोट संक्षेप में लिखने के लिए आ सकता है कि ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसको संक्षेप में बताइए। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। उसके बाद डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो चीजों के मध्य आप अंतर बताइए, चोरी और उद्यापन के मध्य क्या अंतर है ये बताइए, हत्या आपराधिक मानववध के बीच क्या अंतर है ये बताइए आप। क्लियर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहां दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये इससे भी संबंधित आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे कि आपकी राय इसमें क्या है ये बताइए। तो राय कैसे बताएंगे, तो राय में आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला वहां पे देना होता है कि ये फला केस है, इस फला केस में ऐसा निर्णय सुनाया गया था। क्लियर, तो वो राय अपनी राय देंगे वहां पर। फिर संशोधन से संबंधित पूछा जाएगा कि बताइए 2018 में क्या संशोधन किया गया था और 2018 में संशोधन करके क्या नई नई चीजें यहां पर जोड़ी गई हैं, ये सब चीजें यहां पर पूछा जा सकता है। एंड लास्ट में जो है ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो दृष्टांत पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है और दूसरा केस लॉ पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। दृष्टांत एक आपका इलस्ट्रेशन दे दिया गया, ठीक है, अब उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ये मामला था, इसको बताइए इसमें क्या हो सकता है, तो उसको सॉल्व करना होता है आपको। और दूसरा केस लॉ पे कोई लीडिंग आपका केस लॉ दे दिया जाएगा या वर्तमान में कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट है उसको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या कंडीशन घटित हुई थी या इस केस लॉ के बारे में विस्तार से चर्चा करिए। ऐसे आपके क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भैया इतनी चीज आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आप हमें ये बताइए कि हम जो क्वेश्चन आंसर है उसको कैसे करें, मेंस कैसे लिखा जाए। अब आप मुझे ये बताइए, तो मेंस कैसे आप लिख सकते हैं। मेंस लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए आप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कौन सा टॉपिक ले लिया, चोरी का मान लीजिए, चोरी का एक टॉपिक ले लिया, तो चोरी को पूरा पढ़ जाइए। जितनी भी चीजें चोरी में हैं सबसे पहले आप चोरी का ये टॉपिक पूरा क्लियर कर जाइए। जैसे यहां पर मैंने देखिए आप लोगों के लिए बना रखा है, ये चोरी का टॉपिक है, चोरी का टॉपिक पूरा आप पढ़ जाइए, अच्छे से नोट्स उसका बना लीजिए कि चोरी में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। परिभाषा पढ़ सकते हैं आप, परिभाषा पढ़ लीजिए। फिर चोरी में आवश्यक तत्व है उसको पढ़ लीजिए। फिर केस लॉ है चोरी से संबंधित, उसको देख लीजिए। चोरी से संबंधित दृष्टांत है, जहां जहां दृष्टांत आपको पढ़ना है वहां दृष्टांत आप पढ़ लीजिए कि ये दृष्टांत है, इस दृष्टांत में क्या आखिर कहा गया है। तो ये समझ में आएगा कि भैया जो ये दृष्टांत है ये कहां से संबंधित है, चोरी से संबंधित। तो दृष्टांत से संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होगा कि ये दृष्टांत कहां से पूछा जा रहा है, चोरी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अपवाद है यदि तो अपवाद पढ़ लीजिए कि क्या अपवाद बताया गया है। स्पष्टीकरण है यदि तो स्पष्टीकरण पढ़ लीजिए कि क्या क्या स्पष्टीकरण है, कितने स्पष्टीकरण बताए गए हैं और क्या क्या स्पष्टीकरण उसमें बताया गया है, क्या मैटर उसमें बताया जा रहा है। ठीक है,
इसके बाद चोरी से संबंधित यदि अंतर है तो अंतर भी पढ़ लीजिए कि चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है, चोरी और लूट में क्या अंतर है। ये सभी आप चीजें एकत्रित करके अपना एक नोट्स अच्छा खासा बना लीजिए। अब जो भी क्वेश्चन चोरी से संबंधित पूछा जाएगा वो इसी के इर्द गिर्द पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है, वही चोरी से संबंधित पूछा जा सकता है कि चोरी क्या होती है, सीधे आपका, ठीक है। शॉर्ट नोट्स चोरी से संबंधित पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया आपका कोई मामला चोरी से संबंधित है, पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि इससे संबंधित आप राय प्रकट करिए। या संशोधन पूछा जा सकता है कि बताइए चोरी में 2018 में या 2021-22 में क्या इसमें संशोधन किया गया है, नया अमेंडमेंट क्या जोड़ा गया है। या रेप से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें पूछा जाएगा कि 2018 या 2021-22 में क्या अमेंडमेंट कर दिया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड लास्ट में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, हम चोरी पढ़ रहे हैं तो चोरी से दृष्टांत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा हमने बताया, और केस लॉ से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चोरी में जो लीडिंग आपका केस लॉ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वर्तमान में कोई आपका केस लॉ आया होगा तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि मेंस का प्रारूप क्या है। यहां पर ये हमने पूरी एक टॉपिक बता दिया कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए कि भाई ये हम चोरी पढ़ने जा रहे हैं, या हम अभी चोरी की बात कर रहे हैं, हम बीएनएसएस की बात कर लेते हैं, इसमें हम ट्रायल पढ़ रहे हैं मान लीजिए। तो ट्रायल एक हमने स्टार्ट किया, ट्रायल कहां से कहां तक है, कितने प्रकार के ट्रायल होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के ट्रायल हैं, उनको देख लिया। अब अगर हमें एक ट्रायल पढ़ना है, कौन सा, सेशन ट्रायल, ठीक। सेशन ट्रायल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आपका साक्ष्य आएगा, कैसे जो व्यक्ति है जो अभियुक्त है वो बरी हो सकता है, ये सभी चीजें एक लाइन से आप पढ़ते रहिए। मजाल है कि क्वेश्चन आपसे छटक के चला जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरह अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो जो एग्जामिनर है चाहे जो क्वेश्चन पूछे, कहीं से पूछे, लॉन्ग पूछे, शॉर्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आप करने की स्थिति में होंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह जो भी हमारा आंसर तैयार होता है मेंस का, वो पूरा टॉपिक पढ़ने पर तैयार होता है, ये हमेशा जानते रहिए। ऐसा नहीं कि भाई अलग से क्वेश्चन बनाते चले, क्वेश्चन अलग से बना रहे हैं फिर उसका आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ही टॉपिक में ऐसा नहीं कई क्वेश्चन आप बना रहे हो फिर उसका आंसर लिख रहे हैं। एक बार में पहला टॉपिक आपका क्लियर हो कि चोरी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ट्रायल है तो ट्रायल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, पूरा चीजें एकत्रित होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया ये तरीका होता है कि मान लीजिए ट्रायल से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उससे संबंधित मेंस में कितने क्वेश्चन बने हैं, कहां कहां से बने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, एक बार आप जरूर देख लीजिए। मान लीजिए यूपी का आपको एग्जाम देना है तो यूपी में विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन ट्रायल से पूछे गए हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए ट्रायल पढ़ने से पहले, ठीक है। इससे आपको यह अंदाज लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं क्या उसका आंसर उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह चीज हमें पता चल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस भ्रम से दूर रहिएगा कि जो लोग कहते हैं ना कि एक्सीलेंट आंसर किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता कि वो एक्सीलेंट आंसर रहे। आप ऐसे ही पढ़ के जाते हैं और मेंस क्वालिफाई करके आते हैं, ठीक है। तो पूरा ऐसे ही पढ़िए और यकीन मानिए अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो मेंस क्वालिफाई होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आंसर जब भी लिखिए टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट आप लिखेंगे, फालतू चीज वहां पर मत जोड़िएगा, क्योंकि ये क्या है, कंपटीशन है, आपका एलएलबी नहीं है। एलएलबी में आप पन्ने भरते थे, 6 पन्ने 7 पन्ने, दूसरा कॉपी लाओ, ठीक है। तो यहां ऐसा नहीं है, यहां गिना चुना पेज दिया जाएगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहां 1 पेज, यहां 2 पेज, ऐसे करके पेज स्पेस दे दिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब हर स्टेट का अलग अलग नियम होता है, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। तो यहां क्वेश्चन हुआ, यहां पेज दे दिया, 1 पेज फिर 2 पेज, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उत्तर लिखने के लिए इतना दिया जाएगा, तो उसी में आपको चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। वो एलएलबी का पेपर नहीं होता कि भाई आप लिखते चले जा रहे हैं। तो यहां जितना लिखिए सॉलिड लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। और कोई क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है कि 3
क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वहां 1 2 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें उसी हिसाब से आपको आंसर देना होता है कि भाई क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उस हिसाब से आपको यहां पर आंसर देना होगा। देखिए मेंस के क्वेश्चन में सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहचान लिया कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है, तो आपका आंसर भी उसी बिहाफ पर बनेगा, उसी बिहाफ पर आप लिखेंगे और एक अच्छा आंसर वो माना जाएगा। तो सबसे पहले आप ये हैबिट डालिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 2-3 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। होता यह है कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, आंसर लगे लिखना शुरू किए और लास्ट में पता चला कि भैया क्वेश्चन तो ये पूछा गया, हमने आंसर तो ये लिख दिया। तो ऐसा मत कहिए, आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से संबंधित आप उसका आंसर लिखेंगे। एक प्रॉब्लम और आती है, लोगों को केस लॉ भूल जाता है। देखिए जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं कि तो क्वेश्चन में क्या है कि आप केस लॉ भी डालेंगे, ठीक है। जैसे लॉन्ग मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो हाँ 2-3 केस लॉ तो आप डालेंगे ही, उसमें से लीडिंग केस लॉ रहेगा, प्लस वर्तमान में कोई केस लॉ है तो उसको आप डालेंगे। मान लीजिए कि आप केस लॉ का नाम भूल जाते हैं, फला वर्सेस फला है, ठीक है, उसमें से एक ही लोग का नाम याद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाद में, ठीक है, नाम क्या था, एक्स वर्सेस वाई, ठीक है, नाम था ये पूरा केस का नाम, आप इनका नाम भूल गए, नहीं याद आ रहा है, तो आप करेंगे कि एक्स प्रमुखवाद में फला चीजें कही गई थी, ठीक है। अब इनका भी नाम नहीं याद आ रहा है, समझिए, एक्स का भी नहीं याद आया, वाई का भी नाम याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कि प्रमुखवाद में ये कहा गया था, ठीक है, प्रमुखवाद में, ऐसे करके आप स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, मान लीजिए कि चोरी हम कह रहे हैं, चोरी में क्या है कि कई स्पष्टीकरण है, आपको लिखना है, आपसे कहा गया है कि चोरी क्या होती है और उसके जो स्पष्टीकरण है उसका उल्लेख करिए, ठीक। अब मान लीजिए 5 स्पष्टीकरण है चोरी के, आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 करके लिखना होगा, ऐसे 1 2 3 4 और एक मान लीजिए 5, मगर सीरियल वाइज आपको याद नहीं है, आप भूल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो 1 2 3 4 5 मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सीधे आपका देखा गया 5 स्पष्टीकरण लड़के ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, और 5 में सीरियल वाइज लिखा है कि नहीं लिखा है, तो नंबरिंग डालेंगे तो फंस जाएंगे, तो नंबरिंग में डाल के आप क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ये पहला स्पष्टीकरण, इस स्पष्टीकरण के अनुसार, फिर ऐसे करके इस स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे लिखिए। जहां नंबरिंग वाले में प्रॉब्लम हो रही है, ये लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं, सीरियल या क्रमबद्ध आपका गड़बड़ा रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। दूसरी चीज कि आप जब भी मेंस लिखें, या घर की बात मैं कर रहा हूं, यदि आप घर में लिख रहे हैं तो वो हमेशा अपने चेयर और टेबल पर लिखेंगे, ठीक है। चेयर टेबल पर आप बैठ के वहां लिखेंगे, बेड में बैठ के मत लिखिएगा। दूसरी चीज कि किस पर लिखेंगे, A4 आपका पेज होगा, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप मेंस के तुर्रम खान नहीं बन सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर होंगे, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपका आज मैच हो, चाहे कल मैच हो, चाहे जितने बड़े धुरंधर आपके खिलाड़ी हो, प्रैक्टिस वो नहीं छोड़ते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं तो आप क्यों प्रैक्टिस छोड़ेंगे, रोज प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक क्वेश्चन डेली लिखिए बिना देखे कि क्या मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है, तो वो भी A4 पेज पे, ध्यान रखिए लाइनिंग वाले पे नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेंस में आपको कौन सी पेज मिलेगी, A4 पेज मिलती है। क्योंकि अगर आपका हैबिट नहीं रहेगा तो आप ये A4 पेज है मान लीजिए, तो यहां आड़ा तिरछा ऐसा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको चाहिए ना, तो प्रैक्टिस आप बनाइए कि सीधा हमें लिखना है, तिरछा नहीं भागना है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह आई होप मैंने सभी चीजें मेंस के विषय में आपको बता दी हैं। इसके अलावा यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है और 16 माइनर की, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ की भी क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करूंगा, जो आपके 10 एक्ट हैं,
जो नए जोड़े गए हैं मेंस में, उसकी भी क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो कल से SC ST की क्लास स्टार्ट रहेगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।